Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic, that is mastitis. So we are going to see the introduction, definition, causes, risk factors, pathophysiology and its signs and symptoms. So first of all, we should know what is the meaning of mastitis. So if we break it down in two parts, that is masti and itis. Masti means होता है inflammation into the breast. Okay, तो masti को अगर हम देखें तो it's mean breast and itis, as you all know that it's mean inflammation. So whenever you got the inflammation into the breast, that is known as mastitis. तो चलिए देख लेते हैं कि ये breast में inflammation या infection ये ऐसी कौन सी problem आ रही है जो कि as a mastitis हम consider करेंगे. तो before we start, first of all, we should know some anatomy and physiology of the breast. Okay. As you can see that this breast is having a nipple. यहाँ पे आपको एक निपल दिख रहा होगा. सो निपल एज ऑलवेज उसका काम है कि वो फीड कराने में हेल्प करता है. किसको फीड कराने में? बेबीज़ को फीड कराने में हेल्प करता है. तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मदर या कोई भी लेडी उस टाइम पे फीड कराएगी जब उसको मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होगा. सो मिल्क का प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स करते हैं. यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है एंड देन ये मिल्क आता है सीधा एक पाथवे से जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं. यहाँ से ये सीधा आपके लैक्टिफेरस साइनस में आता है एंड देन आपके निपल से आउट हो जाता है. What happened if the milk is unable to out? क्या होगा अगर कोई मिल्क बाहर नहीं आ पाया? सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी. उस स्वेलिंग की वजह से रेडनेस हो सकती है एंड वो रेडनेस या स्वेलिंग सॉल्व नहीं हुई या सॉर्ट आउट नहीं हुई, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द इन्फ्लेमेशन एंड देन इन्फेक्शन ऑल्सो. So if the condition occurs with inflammation and infection into the breast tissue, that will considered as the mastitis. Okay, तो आई थिंक आपको सुपीरियरली क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे mastitis में क्या प्रॉब्लम आ रही है. चलिए आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि mastitis को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, मैस्टो. मैस्टो मीन्स ब्रेस्ट, किसका? फीमेल का. ठीक है, तो मैस्टो दैट इज फीमेल ब्रेस्ट एंड आइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन. सिंपली mastitis is a condition in which the woman having the inflammation or infection or swelling into her breast. डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर या आप कह सकते हो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है. तो ब्रेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर एरिया या पार्ट अगर इन्फ्लेमेट हो रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, इट विल कंसिडर्ड एज दी मैस्टाइटिस. इंसिडेंट रेट की अगर बात करें तो 7 से 10% आपको देखने को मिलेगा यूजुअली इन फर्स्ट टाइम्स. फर्स्ट टाइम की बात हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर ये वाले केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन कौन सी? जो पहली बार मदर बनी है, फर्स्ट टाइम जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है. क्योंकि पहली बार डिलीवर करने के बाद उनको अच्छे से ब्रेस्ट फीड कैसे कराया जाता है, बेबी को कैसे होल्ड किया जाता है, बेबी को किस पोजीशन में लिटा करके ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है. तो जब इन सब की इन्फॉर्मेशन उनको क्लियर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगी और कहीं ना कहीं ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का स्टोरेज हो जाएगा और स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं मेन कॉजेज़. तो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके एंसेस्टर्स को ये प्रॉब्लम आई हो, सेम आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गई. लो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहता है.
मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी लेस है या लो है, तो मे बी वो उस इन्फेक्शन या उस इन्फ्लेमेशन को ठीक ना कर पाए, आपके टिश्यूज़ और सेल्स की रिकवरी ना हो पाए और आपको इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रॉन्ग फीडिंग टेक्निक की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर ये केसेस आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में देखने को मिलेंगे। तो रॉन्ग फीडिंग टेक्निक से प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप रॉन्ग फीडिंग टेक्निक यूज़ करते हो तो बेबी आपके निपल को ठीक से होल्ड नहीं कर पाएगा। बेबी ठीक से होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो ठीक से सक नहीं कर पाएगा। वो ठीक से सक नहीं कर पाएगा तो मिल्क का जो इजेक्शन है, जो मिल्क बाहर आना चाहिए अच्छे से, वो बाहर नहीं आ पाएगा और वो अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। स्टोर होने की वजह से अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, टाइटनेस हो जाएगी। देन वो आगे चल के क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, टेंडरनेस, पेन एंड देन एट लास्ट रेडनेस एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट, रॉन्ग फीडिंग पोजीशन, सेम चीज़। देखिए टेक्निक मीन्स होता है कि आप किस तरह से उसको होल्ड कर रहे हो, आपका फीड कराने का आपका तरीका। रॉन्ग फीडिंग पोजीशन का मतलब ये है कि आपने बेबी को रॉन्ग पोजीशन में रख रखा हुआ है। सेम प्रॉब्लम इसकी वजह से भी आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी मदर। प्राइमरी मदर वो होती हैं जो कि पहली बार माँ बनी है। तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि पहली बार मदर बनने पे आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होगी हाउ टू डू द ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये ज़्यादा चांसेस प्राइमरी मदर को हो सकते हैं। नेक्स्ट, लो मिल्क प्रोडक्शन। मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन अंदर कम है, मतलब किसी भी लैक्टेटिंग मदर का मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। तो कम होने की वजह से क्या होगा कि बेबी वो सक करेगा। सक करने की वजह से क्या होगा कि बार बार सक करवाने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, बेबी बार बार क्राई करेगा। आप बार बार सक करवाओगे देन आपके निपल में सोरनेस आ सकती है। सोरनेस की वजह से रेडनेस आ सकती है और वो रेडनेस कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग का काम कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि 6 मंथ तक कंटिन्यूअस फीडिंग कराना, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी भी मदर को 6 मंथ तक कंटिन्यूअस बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इसके अलावा बेबी को कुछ नहीं देना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ हम बेबीज़ को दाल का पानी या बहुत सारे चीज़ें मैश करके खिला सकते हैं, ठीक है। तो वो वुमेन जो कि 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मली आपको पर डे 8 टाइम्स ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर आप नहीं कराते हो तो ब्रेस्ट के अंदर आपके स्वेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क में वो ब्रेस्ट में आपके हैवीनेस हो रहा है, ठीक है, और वो मिल्क बेबी के सक करने से बाहर निकलेगा। अगर आपने बेबी को सक नहीं कराया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हैवीनेस की वजह से अंदर टेंडरनेस हो जाएगी एंड अंदर आपके पेन, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं स्किन और निपल डैमेज। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, मान लीजिए आपके निपल में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन का अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट ना करा पाए तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके निपल से आगे आपके लोब्स के अंदर या आपके लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर या मेमरी ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। देन इट विल बी लाइक mastitis ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ओके, तो ये थे हमारे मेन कॉजेस। सारे कॉजेज में मोस्ट ऑफ द थिंग आपने देखे होंगे कि यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर के बारे में बात की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री, इसका मतलब इससे पहले जो मदर बन चुकी हैं वो फिर से मदर बनी हैं तो उनको दोबारा से ये प्रॉब्लम आ गई है। या आप कह सकते हो कि कोई एक ऐसी वुमेन जिसको पहले भी मैस्टाइटिस हुआ था और उसका मैस्टाइटिस रिपीट हो गया या दोबारा से उसको हो गया। मे बी उसकी हाइजीन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, मे बी पिछली बार भी उसने ठीक से ब्रेस्ट फीड ना कराया हो और इस बार भी ब्रेस्ट फीड ना हुआ हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सोर और क्रैक्ड निपल। तो सोर एंड क्रैक्ड निपल किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है, हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनबिल्ड हो गए, हो सकता है कि आप उसको ड्राई रख रहे हो, उसको मॉइस्ट नहीं रख रहे हो,
ठीक है। इन सब की वजह से निपल में सोरनेस आ गई है, दर्द होने लगा है और क्रैक हो गए हैं निपल, और वो प्रॉब्लम आपके निपल से जाकर के आपके ब्रेस्ट में चली गई है। वियरिंग अ टाइट फिटिंग ब्रा, वो लोग जो कि बहुत ही टाइट ब्रा पहनते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग आती है जो कि ड्राई नहीं होती है, जिसकी वजह से अंदर अंदर आपके इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली वो वोमेन जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको बिल्कुल भी टाइट ब्रा नहीं पहननी चाहिए। इसकी वजह से उनके ब्रेस्ट के जो हैवीनेस है, और वो टाइट ब्रा पहनेंगी तो वो हैवीनेस क्या होगी, वो जस्ट डबल हो जाएगी, उनको पेन होगा एंड अंदर स्वेलिंग आ सकती है। Putting a pressure on your breast when using a seat belt. During riding a car or whatever, अगर आप सीट बेल्ट पहनते हो और वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो you have to loosen them, क्योंकि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेम चीज़ हो रहा है कि आपके ब्रा की वजह से जैसे आपके मसल्स में टाइटनेस आ रही थी या आपके मसल्स कंप्रेस हो रहे थे, वैसे ही सीट बेल्ट की वजह से भी मसल्स आपके कंप्रेस होंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है पेन और टेंडरनेस क्रिएट हो जाए। हैवी बैग कैरी करने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हैवी बैग कैरी करने से आपके ब्रेस्ट मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है और आपके मिल्क के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। देखिए, एट लास्ट प्रॉब्लम यही आ रही है कि मिल्क का अगर एक्सक्रीशन या मिल्क इजेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपके मिल्क स्टोरेज अंदर हो जाएगा और उसकी वजह से हैवीनेस हो जाएगा। इम्प्रॉपर नर्सिंग टेक्निक का मतलब ये है कि वो वुमेन जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्होंने अभी बेबी डिलीवर कर रखा हुआ है और उनको प्रॉपर नर्सेज ने अच्छे से टेक्निक नहीं बताई है या कैसे पोजीशन फॉलो करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं बताई है, तो भी आपको मैस्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकमिंग ओवर टाइटेंड एंड स्ट्रेस्ड, देखिए स्ट्रेस हार्मोन ऑलवेज हार्मफुल टू अस, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है, सप्रेस करता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है ब्रेस्ट में और वो आपका ठीक नहीं हो रहा है। पुअर न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं आपको पॉइंट आउट करता है इम्यूनिटी के बेसिस पे। तो पुअर न्यूट्रिशन है तो मे बी इसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी लेस हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मोकिंग। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो सिर्फ ये लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं है, ये आपके बॉडीज़ के टिश्यूज़ के लिए, आपके बॉडी के हर सेल के लिए हार्मफुल है। स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग के अंदर कैंसरोजेंस होते हैं एंड स्मोकिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो सेल्स हैं उनका अननेसेसरी साइज ग्रो करने लगता है। तो मे बी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाली जो जितनी भी वोमेंस होती हैं उनके ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं अननेसेसरी ग्रोथ हो जाए और ग्रोथ होने की वजह से वो कहीं ना कहीं नॉन कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो आई थिंक आपको ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स क्लियर हुआ होगा कि सारी चीज़ें घूम फिर के ब्रेस्ट पे ही अटैक कर रही हैं। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सो ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जितनी भी ईटियोलॉजी अभी तक हमने देखी हैं उन सब की वजह से कहीं ना कहीं ब्रेस्ट पे अटैक हो रहा है। तो मे बी निपल पे अटैक हुआ तो निपल इन्फ्लेमेशन हो गया। निपल इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपने उसका ट्रीटमेंट कराया और वो ट्रीटमेंट फेल हो गया कहीं ना कहीं, तो अंदर आपके रेडनेस एंड स्वेलिंग कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है। कंटिन्यूस रेडनेस एंड स्वेलिंग भी है और कंटिन्यूस ईटियोलॉजी के साथ एक्सपोजर भी है। लाइक मान लो टाइट ब्रा पहनने की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और वो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी टाइट ब्रा पहन रही हैं और ब्रेस्ट फीड करा रही हैं ना करा रही हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एक्सपोजर टू दी ईटियोलॉजी हो रहा है। कंटिन्यूस ईटियोलॉजी के एक्सपोजर की वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बना रहेगा और आपको एट लास्ट साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अगर हमने बात की है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन आपको फील हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीड करा रहे होगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। इसके अलावा फीवर और चिल्स हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ओके, तो हमारी बॉडी अपने आप को गर्म कर देती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वो अंदर के
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उस इन्फेक्शन को किल कर सके, तो आपको फीवर और चिल्स आएगा। ब्रेस्ट में मेनली आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि टेंडरनेस हो चुका है, यानी कि टाइटनेस हो चुका है। रेडनेस आपको उस पर्टिकुलर एरिया में भी देखने को मिल सकती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, और आपको सराउंडिंग एरिया में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट पेन। ऑब्वियस ही बात है, ब्रेस्ट पेन होगा ही होगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल हो सकता है अगर वो मैस्टाइटिस की वजह से पस फॉर्मेशन हो गया तो। देन नोजिया वॉमिटिंग आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी हर तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकालने की कोशिश करती है, तो मे बी आपको नोजिया वॉमिटिंग हो जिसकी वजह से बॉडी उस जर्म्स को निकालने के लिए ट्राई करे। देन ब्रेस्ट इज़ वार्म और हॉट टू द टच। टच करने पे आपको वार्म फील होगा, गर्म फील होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे रेडनेस हो रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिम्टम्स देख लीजिए, हाई फीवर, हॉट रेडेंड एरिया, रेड स्ट्रिक्स, देन पेन हो सकता है, लम्ब हो सकता है, यानी कि आपको थोड़ा सा टाइटनेस, पर्टिकुलर एरिया पे टाइटनेस देखने को मिल सकता है। हार्ड वेज शेप्ड एरिया, देखिए वेज शेप्ड एरिया मीन्स होता है तिकोना एरिया। ये हो गया आपका निपल और यहाँ से इन्फेक्शन गया इस ब्रेस्ट के इतने एरिया पे, दैट इज नोन एज हार्ड वेज शेप्ड एरिया। ठीक है, इस तरह का साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहा है, इतने एरिया में आपको हार्डनेस देखने को मिल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि इतने ही एरिया में प्रॉब्लम है अभी। ओके, फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी कि आपको फीवर, चिल्स, मेलाइज, वीकनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक्सट्रीम टेंडरनेस आपको उसी एरिया में देखने को मिलेगा जिस एरिया में आपको मैस्टाइटिस हुआ है। सो ये थे सारे साइन एंड सिम्टम्स। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।